नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 8th की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं। पार्ट 1 हम इस चैप्टर का कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा किस तरह एक इंट्रोडक्शन देखी कि इस चैप्टर की किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अपना ट्रेड स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसने टेरिटरीज पर किस तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें हम देख चुके हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक चार्टर लेकर एक ईस्ट के अंदर ट्रेड करने के लिए आती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल, कि किस तरह से वो बंगाल में अपना ट्रेड स्टार्ट करती है। ठीक है, और औरंगजेब से किस तरह से वो फरमान लेती है फरमान इशू करवाती है। फरमान मीन्स रॉयल ऑर्डर। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं वो है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल, मतलब किस तरह से ये जो व्यापार है वो बैटल्स में बदल जाता है। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी कन्फ्लिक्ट बिट, अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर जो नवाब हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी है, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो कन्फ्लिक्ट है वो इंटेंसिफाइड हो जाते हैं। इंटेंसिफाइड का मतलब होता है बढ़ जाना। ठीक है कि किस तरह से नवाब और कंपनी के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। जब औरंगजेब की डेथ होती है तो बंगाल के नवाब जो है, बंगाल के नवाब अपनी अलग अलग रीजनल किंगडम बना लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें मुगल्स के अंडर नहीं रहना। तो वो अपना अलग अलग जो ऑटोनॉमी है, अथॉरिटी है, उससे अपना रीजनल किंगडम बना लेते हैं अलग अलग। जो मुर्शिद कुली खां थे, सबसे पहले वो बंगाल के नवाब बनते हैं, फिर उसके बाद अलीवर्दी खां और फिर सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब बनते हैं, और ये सब स्ट्रॉन्ग रूलर्स होते हैं। ये रिफ्यूज़ करते हैं कंपनी को किसी भी तरह की कंसेशन से, कि हम तुम्हें किसी भी तरह की कंसेशन नहीं देंगे। और उनकी जो डिमांड थी कि हमें ट्रेड फ्री ड्यूटीज़ दी जाए, मतलब कि यहाँ पर हमें ट्रेड करने के लिए कोई भी टैक्स पे ना करना पड़े, तो ये उसे भी डिनाई कर देते हैं, उनकी डिमांड को भी मना कर देते हैं और उनको बिल्कुल मना कर देते हैं कि तुम यहाँ पर कोई भी सिक्के नहीं मिंट करोगे, कोई भी कॉइन्स नहीं बनाओगे और कोई भी फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी यहाँ आकर नहीं करोगे। Accusing the company to decide, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of नवाब। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो कंपनी है कंपनी बंगाल का बहुत ज़्यादा रिवेन्यू का लॉस कर रही है और वो जो नवाब है उनकी अथॉरिटी का भी गलत फ़ायदा उठा रही है। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे, और जो कंपनी है वो उन्होंने वो टैक्स भी पे नहीं करती है, और इनफैक्ट जो नवाब्स हैं उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखती है और उन्हें ह्यूमिलाइट करने की, ह्यूमिलेशन करने की कोशिश करती है नवाब्स को और ऑफिशियल्स को। तो उन्होंने जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ना तो यहाँ पर फोर्टिफिकेशन कर सकते हो, ना ही आपको ट्रेड फ्री ड्यूटीज़ दी जाएंगी, आपको यहाँ पर सारा रिवेन्यू पे करना होगा, ना आप यहाँ पर कॉइन्स मिंट कर सकते हैं। ठीक है, द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट अनजस्ट डिमांड ऑफ लोकल ऑफिशियल वर रनिंग द ट्रेड ऑफ कंपनी एंड द ट्रेड could flourish only if the duties were removed। अब जो कंपनी है, देखो एक तरफ तो जो बंगाल के नवाब हैं उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ जो कंपनी है वो क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि हमें इस तरह से जो ड्यूटीज़ हैं, ट्रेड फ्री ड्यूटीज़ मिलनी चाहिए, तभी हम अपना जो बिजनेस है उसे फ्लरिश कर पाएंगे, अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। इट वॉज कन्विंस्ड दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैज़ टू लार्ज, कि अगर हमें अपने बिजनेस को, अपने ट्रेड को अच्छे से फ्लरिश करना है तो हमें यहाँ पर सेटलमेंट्स मिलनी चाहिए, हम विलेजेस को ख़रीद सकें और यहाँ पर फोर्ट्स जो हैं वो रिबिल्ड कर सकें, तभी हम अपना ट्रेड यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट जो है, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो है वो बन जाती है दोनों के बीच में, नवाब के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो यहाँ पर इसके कारण क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी होते हैं। बैटल ऑफ प्लासी देख लेते हैं। जब अलीवर्दी खां की डेथ हो जाती है 1756 में, सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब बन जाते हैं। अब कंपनी बहुत वरी है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि हमें एक पपेट रूलर मिल जाए जो हमारे हाथ की कठपुतली बन जाए, जैसा हम कहें वैसा ही करे, और उसके कारण हमें क्या होगा, वो ट्रेड में कंसेशन भी देगा और अदर प्रिविलेज, अदर जो दूसरे विशेष अधिकार है वो भी देगा। सो इट ट्राइड थ्रू विदाउट सक्सेस
वॉज टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला राइवल बिकम द नवाब। लेकिन जैसे कि सिराजुद्दौला जो है वो नवाब बन चुका है, तो ये इस चीज़ में सक्सेस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद सिराजुद्दौला जो है वो कंपनी को क्या कहता है, वो कहता है कि ऐसा है, तुम्हें हमारे पॉलिटिकल अफेयर, राजनीतिक मुद्दों में इंटरफेरेंस करने का कोई भी राइट नहीं है। और वो कंपनी को कहता है कि ये जो तुम किलेबंदी कर रहे हो उसको भी बंद करो, तुम्हें सारा का सारा रिवेन्यू पे करना पड़ेगा। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, तो वो जो कंपनी और नवाब के बीच में जो नेगोशिएशन होती है वो भी फेल हो जाती है, कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। नवाब मार्च्ड विद 30,000, जो नवाब है वो 30,000 सोल्जर्स के साथ इस इंग्लिश फैक्ट्री कासिम बाज़ार में जाता है। वहाँ पर कंपनी के ऑफिशियल्स को कैप्चर करते हैं, वेयर हाउस को लॉक्ड कर देते हैं, इंग्लिश मैन को डिसआर्म्स, उनसे हथियार ले लेते हैं, इंग्लिश शिप्स को ब्लॉक कर देते हैं। देन ही मार्च टू कलकत्ता टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट, और वो मार्च करते कलकत्ता के अंदर कि कंपनी का जो फोर्ट है उनसे भी बंद करवाया जाए, वहाँ पर कंट्रोल कर लेते हैं अपना। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ फॉल, जैसे ही, अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बंगाल के अंदर ही ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है, उस टाइम पर मद्रास के अंदर भी ये व्यापार चल रहा था। तो जब मद्रास में जो कमांडर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव के अंडर सारा व्यापार, सारा ट्रेड चल रहा था। तो रॉबर्ट क्लाइव को जब इस न्यूज़ के बारे में पता चलता है कि कलकत्ता में ये सब हो रहा है कंपनी के लोगों के साथ, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक नेवल फ्लीट मतलब बड़ी सेना लेकर आते हैं और वो नेगोशिएट करते हैं नवाब के साथ, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकलता। फाइनली 1757 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव ये कहते हैं कि कंपनी जो है वो सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई करेगी सबसे, और जब ये लड़ाई होती है तो सिराजुद्दौला जो है वो हार जाते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न उनकी हार का ये होता है कि जो उनकी कमांडर, जो उनकी आर्मी के अंदर कमांडर होता है मीर जाफ़र, वो बहुत बड़ा धोखा देता है सिराजुद्दौला को। क्यों? क्योंकि वो अपने एक सेना का बहुत बड़ा वो कमांडर होता है, तो एक सेना जो है वो लेकर ही नहीं आता और उनके साथ लड़ता ही नहीं है, तो जिसके कारण सिराजुद्दौला जो है वो हार जाता है। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग, लेकिन जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने भी जो मीर जाफ़र है उसको प्रॉमिस किया था। मीर जाफ़र ने ऐसा धोखा क्यों दिया? मीर जाफ़र ने धोखा इसलिए दिया क्योंकि जो क्लाइव है उसने ये बोला था कि हम तो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए हैं और हमें तो यहाँ पर व्यापार करना है, हमें कोई नवाब तो बनना नहीं है, सिराजुद्दौला के हारने के बाद हम तुम्हें नवाब बना देंगे। तो इस लालच में जो मीर जाफ़र है वो सिराजुद्दौला का साथ नहीं देता और उससे हरवा देता है। ये जो बैटल है प्लासी की, ये बहुत फेमस बैटल है क्योंकि ये जो है फर्स्ट विक्ट्री थी कंपनी की इंडिया के अंदर, और ये भी कहा जाता है कि ये पहली चांस था। अगर ऐसा ना होता, अगर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हार जाते तो शायद हमारा इंडिया गुलाम भी ना बनता, ये भी एक चांस था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज़रा। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी में हारने के बाद सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मीर जाफ़र जो है वो नवाब बना दिया जाता है। कंपनी स्टिल अनविलिंगली, कंपनी जो है वो ऐसा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती है। उनका पहला ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही होता है कि हमें ट्रेड को एक्सपेंड करना है। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट, तो ये क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम लोकल रूलर्स बना लेते हैं जो कि हमारे पपेट रूलर हो जाएंगे, जो हम कहेंगे वैसा ही करेंगे, तो हमें क्या ज़रूरत है टेरिटरीज़ को एक्वायर करने की डायरेक्टली, और लोगों के मुद्दे भी सुनो, उनको सॉल्व भी करो। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि हम किसी लोकल रूलर को नवाब बना देंगे जो हमारा पपेट नवाब होगा और हमारा जो काम है वो चलता रहेगा। सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट, लेकिन धीरे धीरे कंपनी को ये चीज़ अजीब लगने लगती है, वो डिफ़िकल्ट लगने लगती है, क्योंकि जो पपेट नवाब है वो कई बार उनके लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाता जितना कंपनी उनसे एक्सपेक्ट करती है। आफ्टर ऑल, क्योंकि जो नवाब है वो उसको अपनी डिग्निटी, सॉवरेनिटी भी मेंटेन करके चलनी है, लोगों के मुद्दों को भी सुनना है, और कई बार जो है लोगों के मुद्दे सुनने के कारण वो जो है इतना ज़्यादा इनकी तरफ कंपनी की फेवर में बात नहीं कर पाता था तो मीर जाफ़र, तो इसलिए उनको जो कंपनी के लोग हैं उनको बड़ा अजीब लगने लगा कि हाँ यहाँ पर तो दिक्कत शुरू हो रही है। तो अब कंपनी क्या करती है, व्हेन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड, जब मीर जाफ़र इस तरह से प्रोटेस्ट करता है तो कंपनी जो है वो इसको हटवा देती है, और मीर कासिम जो कि उसका
सन इन लॉ था मीर जाफ़र का, उसको वहाँ पर नवाब बनवा देती है। लेकिन मीर कासिम भी कंप्लेन करता है, मीर कासिम भी कहता है कि भाई मुझे तो अपने सब्जेक्ट मतलब अपनी प्रजा के बारे में सोचना है, मैं तुम्हें फेवर कैसे कर सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर एक बैटल होती है। बैटल किसके बीच में होती है? बैटल ऑफ बक्सर बोला जाता है, जो 1764 में होती है। किस किस के बीच में होती है? ये मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। मीर कासिम के साथ यहाँ पर अवध और दिल्ली के नवाब भी होते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा, उसके बाद जब ये बैटल होती है तो मीर कासिम को ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है, और मीर जाफ़र जो है वो ब्रिटिशर्स को पहले ही बोल देता है कि आप मुझे दोबारा से नवाब बना दीजिए, मैं आपको पर मंथ एवरी मंथ 5 लाख रुपीज़ जो है वो आपको दिया करूँगा एज अ गिफ्ट। तो ये क्या करते हैं, ये उसको नवाब बना देते हैं। ठीक है, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी, लेकिन कंपनी को तो और ज़्यादा पैसा चाहिए अपने वार्स की नीड को पूरा करने के लिए, ट्रेड की नीड को पूरा करने के लिए, एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। इट वांटेड मोर टेरिटरी, तो इसलिए वो ज़्यादा टेरिटरीज चाहती है और ज़्यादा रिवेन्यू चाहती है। लेकिन 1765 में क्या होता है, मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है। अब कंपनी का मूड चेंज हो जाता है। अब जो है क्लाइव क्या कहता है, क्लाइव डिक्लेयर करता है कि अब हम नवाब खुद से बनेंगे, अब हम किसी और को नवाब नहीं बनाएंगे, अब खुद ही नवाब बनेंगे। फाइनली 1761 में जो मुग़ल एम्परर्स होते हैं वो कंपनी को दीवान की पोस्ट पे अपॉइंट कर देते हैं प्रोविंस ऑफ बंगाल के प्रांत में। जो दीवानी है, पहले ही उन्हें टैक्स कलेक्टर के राइट्स मिल रहे थे, अब उन्हें सिविल राइट्स भी मिल जाते हैं। दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रिवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। जो दीवानी है इसके अंदर वो काफ़ी सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सकते हैं, रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं लोगों को। अब उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, जो वो पहले फेस कर रहे थे। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैज़ एक्सपेंडेड। अर्ली 18th सेंचुरी में इनका इंडिया के साथ जो व्यापार है वो ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद। लेकिन पहले देखो, जब ये नवाब नहीं बने थे उससे पहले इनको क्या करते थे, ये इनको इंडिया से गुड्स परचेज करने के लिए ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर मंगवाना पड़ता था। वो गोल्ड और सिल्वर देते थे, इंडिया से गुड्स पर यहाँ पे परचेज करते थे। ये जो आउटफ्लो था गोल्ड और सिल्वर का वो भी अब बंद हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो खुद नवाब बन गए थे, यहाँ का पैसा यहीं के ट्रेड के लिए देते थे, और सारा जो है चीज़ें अपनी यहीं से मैनेज करते थे। इसी रिवेन्यू से सारा रिवेन्यू कमाते थे, यहीं पर देते थे, सिल्क और कॉटन खरीदते थे, अपनी ट्रूप्स को, अपनी सेना को भी इन्हीं पैसे से मैनेज करते थे, मेंटेन करके रखते थे। बिल्डिंग्स का कंपनी फोर्ट बना रहे थे, किलेबंदी कर रहे थे, ऑफिशियल जो खर्चा चाहिए होता था वो सब इन्हीं से कर रहे थे, यहीं से जो पैसा इनको मिल रहा था। ठीक है, कंपनी ऑफिशियल बिकम नबोब्स। नबोब्स मतलब नवाब। एक्चुअली क्या है, जो फॉरेन में इस वर्ड को नवाब जो है वो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं किया जाता था, तो उसे नबोब्स बोला जाता था। ठीक है, नवाब का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंपनी को जो है वो बहुत ज़्यादा पावर और अथॉरिटी रखती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ और था। ईच कंपनी, हर एक कंपनी का जो सर्वेंट था वो ये चाहता था कि वो नवाब की तरह बन जाए। उसका विज़न था कि वो भी एक नवाब बन जाए, नवाब की तरह ज़िंदगी जिए। ठीक है, all the battle of Palasi, the actual Nawab of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gift to company officials. जब बैटल ऑफ पलासी हुई थी उसके बाद जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल के, उनको फोर्स किया जाता था लैंड और बहुत ज़्यादा पैसा देने के लिए एक गिफ्ट के तौर पे कंपनी ऑफिशियल्स को। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो भी यहाँ पर बहुत सक्सेसफुल रहे, बहुत ज़्यादा संपत्ति इन्होंने यहाँ पर कमाई, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। जब वो मद्रास से यहाँ इंग्लैंड से मद्रास में आए थे 1743 में, तब वो सिर्फ 18 साल के थे। 1767 में जब उन्होंने इंडिया को छोड़ा तो उन्होंने इतना, ये देखो, इतने डॉलर्स जो हैं वो कमा लिए थे, कितना पैसा वो कमा चुके थे यहाँ से। इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर, जब उनको 1764 में गवर्नर अपॉइंट कर दिया था, ही वाज आस्क्ड टू रिमूव, उनको कहा गया था कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में आपको करप्शन को रिमूव करना है, लेकिन उनके ऊपर खुद से क्रॉस एग्जामिन किया था 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। मतलब जब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे उन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया कि इतना ज़्यादा, इतनी वास्ट वेल्थ जो है वो इनके पास कैसे आई। ऑल्दो
यद्यपि उनको छोड़ दिया गया था, मतलब वो प्रूव हो गए थे इनोसेंट, लेकिन फिर भी 1774 में उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था। हाउएवर नोट, मतलब कि जो फिर भी जो कंपनी के ऑफिशियल थे सभी पैसा इतना ज़्यादा अर्न करने में सक्सेसफुल नहीं रहे थे। कुछ लोग तो यहाँ पर जल्दी ही मर गए थे डिसीज़ के कारण, कोई वार में, युद्ध में मर गए थे, और कुछ लोग जो हैं वो करप्ट और डिसऑनेस्ट भी थे। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम, कुछ जो थे वो यहाँ पर हम्बल बैकग्राउंड से भी आए थे, जो कि यहाँ से उनकी डिज़ायर सिर्फ इतनी थी कि वो यहाँ से पैसा कमाएं और ब्रिटेन में लेकर जाएं, वहाँ एक कंफर्टेबल लाइफ जिए। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी लाइव्स एंड फ्लंटेड देयर रिचेस, मतलब जो बहुत ज़्यादा वेल्थ हो जिनके पास, जो बड़ी अच्छी सी लाइफ जीते हों, रिचनेस हो जिनके पास, तो ये वो क्या कहलाते थे, नबूब्स कहलाते थे। तो ये जो नबूब्स था उसी को इंडिया में नवाब बोला जाता था। दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटेन सोसाइटी, मतलब कि एंड वर ड्रेकल्ड बाय और मेड फन इन प्लेज एंड कार्टून। इसका मतलब ये है कि ये जो नवाब, ये जो ब्रिटिश नवाब यहाँ पर बनते थे, तो उनका जो ब्रिटेन के अंदर प्लेज और कार्टून होते थे उनके अंदर मजाक भी उड़ाया जाता था। रेडिक्यूल्ड मतलब मजाक उड़ाना, उनका मजाक भी बनाया जाता था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम कंटिन्यू करेंगे कंपनी रूल एक्सपैंड से। थैंक यू सो मच।